लाहौर और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऐतिहासिक लाहौर कांग्रेस दिसंबर 1929 के अंत में आयोजित हुई। यहां महात्मा गांधी ने स्वयं संपूर्ण स्वाधीनता की बाबत प्रस्ताव रखा। 31 दिसंबर 1929 की विदावेला अर्धरात्रि के समय अपार जनसमूह की उपस्थिति में कांग्रेस के युवा अध्यक्ष ने व्यास नदी के किनारे स्वतंत्रता का ध्वजारोहण किया। भारत के लोगों के लिए यह घटना बड़ी प्रेरणादायक थी और नया संदेश लेकर आई थी। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता कांग्रेस में प्रतिपादित अपनी बात से एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने आग्रह किया कि राष्ट्र को इस इच्छा को मूर्त करने के लिए एक सकारात्मक कार्यक्रम अपनाया जाए। प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा कि देश में समानांतर प्रशासन स्थापित करने के लिए कांग्रेस को श्रमिकों, किसानों और युवाओं को संगठित करने का बीड़ा उठाना चाहिए। उनके विचार से विधानमंडलों से कांग्रेसियों द्वारा इस्तीफा देने जैसी नकारात्मक कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है। वाम मार्गियों ने एक अन्य प्रस्ताव रखकर कहा कि गांधी जी द्वारा प्रतिपादित समाज रचना का कार्यक्रम उनके मशवरे के अनुसार स्वायत्तमय भोगी संस्थाओं को ना सौंपकर कांग्रेस के सदस्यों और संगठनों के पास ही रहने देना चाहिए। लेकिन ये दोनों प्रस्ताव विफल हो गए। लाहौर कांग्रेस के समक्ष भाषण देते हुए सुभाष ने कहा, मेरा कार्यक्रम सर्वतोमुखी बहिष्कार का है। आप संपूर्ण बहिष्कार के लिए तैयार नहीं हैं तो महज काउंसिलों के बहिष्कार से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं चरमपंथी हूं और मेरा सिद्धांत है सब कुछ या कुछ नहीं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस दो युद्धरत पक्षों में होती है, दोनों पक्षों के पूर्णाधिकार संपन्न प्रतिनिधियों के बीच। मैं आपसे पूछता हूं कि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों से संधि वार्ता करने के लिए भारत के लोगों को अपने मनचाहे पूर्णाधिकार संपन्न प्रतिनिधि भेजने का निमंत्रण दिया गया है या नहीं। मेरा निवेदन है कि सविनय अवज्ञा तब तक कारगर नहीं होगी जब तक हम श्रमिकों, कृषकों और दलितों को संगठित नहीं करेंगे। लाहौर कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर तथा वामपंथी खेमे के अन्य लोग कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से बाहर ही छोड़ दिए गए। महात्मा गांधी चाहते थे कि पार्टी का यह सर्वोच्च निकाय एक रूप हो ताकि वे आलकमान को किसी भी चुनौती से निशंक रहकर अपनी योजनाओं पर ध्यान हो सके। बंगाल कांग्रेस में 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान ही फूट उस समय सामने आ गई जब जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता ने गांधी जी की नीतियों का निर्द्वंद समर्थन किया था और सुभाष चंद्र बोस ने साहसपूर्वक गांधी जी के डेमनियन होम रूल वाले प्रस्ताव के संबंध में संपूर्ण स्वाधीनता वाला अपना संशोधन पेश किया था। लाहौर अधिवेशन से महीना भर पहले बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनावों के समय ये मतभेद अत्यंत तीखे हो उठे। दोनों पक्षों की तीव्र स्पर्धा में बोस पक्ष विजयी रहा। परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांतों और नीतियों के आधार पर बंगाल कांग्रेस विभाजित हो गई और पार्टी की भीतरी खींचातानी 1933 में सेन गुप्ता के मृत्यु तक चलती रही। लेकिन कुल मिलाकर प्रबल क्रांतिकारी तत्वों की सहमति पर टिकी बंगाल कांग्रेस का बहुमत सुभाष के समूचे राजनीतिक जीवन में उनका समर्थक रहा। जनवरी 1930 की शुरू में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने ऐलान किया कि 26 जनवरी का दिन देश भर में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। समिति ने एक घोषणा पत्र जारी करके भारत को स्वाधीन कराने का ऐलान और संकल्प भी किया। प्रथम स्वाधीनता पूर्व पूरे देश ने अभूतपूर्व उत्साह से मनाया। अभियान शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने एक और तो नर्मपंथियों की आशंकाएं यह कहकर खत्म कर दी कि वह स्वाधीनता का सार पाकर भी संतोष कर लेंगे। दूसरी ओर वामपंथी तत्वों को उन्होंने इन शब्दों से आश्वस्त कर दिया, इस बार सविनय अवज्ञा शुरू होने के बाद एक भी अवज्ञावर्ती के मुक्त अथवा जीवित रहने तक रोकी नहीं जा सकेगी।
अपने सैन्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सुभाष ने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया, लेकिन इन कार्यक्रमों पर अमल शुरू करने से पहले लाहौर से कलकत्ता लौटते ही उन्हें गिरफ्तार करके साल भर की सख्त सजा सुना दी गई और पिंजरे में बंद शेर की तरह अब वे गांधी जी के नेतृत्व में घटने वाली तूफानी घटनाओं को घटते देखते रहे। मार्च के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड इरविन को ऐतिहासिक चेतावनी देते हुए घोषित किया कि वे अपने कुछ चुनिंदा अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने जा रहे हैं। सुभाष ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है, इसके बाद गांधी जी द्वारा उठाए गए कदम हमेशा हमेशा के लिए उनके नेतृत्व के अपूर्व उपलब्धियों के रूप में अंकित रहेंगे और वे सिद्ध करते हैं कि संकट काल में उनका राजकौशल किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। गांधी जी के पत्र के जवाब में वायसरॉय के कानून तोड़ने के उनके इरादे पर बड़ी रुखाई से अफसोस भर जाहिर किया था। तद उपरांत गांधी जी ने अहमदाबाद से सुदूर सागर तट पर बसे डांडी गांव तक 3 सप्ताह लंबी पदयात्रा की, जहां से सविनय अवज्ञा का शुभारंभ होना था। उनकी उस पद यात्रा ने रास्ते में पड़ने वाले गांवों में ही चेतावनी नहीं फूकी, बल्कि समूचे देश में देश प्रेम और दृढ़ संकल्प की नई बुलंदियां कायम कर दी। अप्रैल माह की 6 तारीख को समुद्र तट पर पड़े नमक के कुछ ढेले उठाकर गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया, उसके साथ ही देश भर में अन्यायपूर्ण कानूनों के सविनय प्रतिरोध की लहर दौड़ उठी। सविनय अवज्ञा के साथ साथ शुरू हुआ ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार, राजद्रोह, कानून की अवहेलना, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग वगैरह वगैरह। गांधी जी की खास अपील पर लाखों महिलाओं भी आंदोलन में कूद पड़ी और उन्होंने उत्साह ने पुरुषों के प्रयासों एवं त्याग भावनाओं को और ज्यादा उत्प्रेरित किया। अप्रैल बीतते ना बीतते ब्रिटिश राज ने देश भर में आतंक राज का रूप ले लिया। एक के बाद एक अध्यादेश होने लगे और कांग्रेस गैर कानूनी पार्टी घोषित कर दी गई। हजारों हजार कैदियों के जत्थों को संभालने के लिए विशेष जेलें स्थापित की गईं। कई प्रांतों में कर न देने का अभियान भी छिड़ गया। सैकड़ों लोग गोलियों से भून दिए गए। देश में जब यह विप्लव मचा हुआ था तो अप्रैल महीने में ही चटगांव में एक सनसनीखेज क्रांतिकारी कांड हो गया। सूर्यसेन के नेतृत्व में मौत को चुनौती देने वाले कुछ नौजवानों ने सशस्त्रागार पर धावा बोलकर हथियार कब्जा लिया और पहाड़ियों में जा छिपे। कई दिन तक वे छापामार युद्ध करते रहे और इस इलाके में ब्रिटिश शासन मानो खत्म ही हो गया। छापामार युद्ध में अधिकांश क्रांतिकारी शहीद हो गए और बचे खुचे भूमिगत हो गए। बंगाल भर में ब्रिटिश सेना का दमन चक्र चलता रहा। चटगांव प्रसंग यद्यपि गांधी जी के आंदोलन के अनुरूप नहीं था, मगर इसने समूचे देश को झकझोर कर एक नया संदेश दिया। स्वाधीनता संग्राम के लिए सक्रिय प्रतिरोध और खुले युद्ध का संदेश। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में चटगांव प्रकरण देश प्रेम, शौर्य तथा उत्सर्ग की अमर गाथा के रूप में उल्लेखनीय रहेगा। 5 मई को महात्मा गांधी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए। उधर आंदोलन की फलता फूलता देखकर कारागार में बैठे सुभाष चंद्र अपार हर्ष का अनुभव कर रहे थे। कलकत्ता में जेल अधिकारियों से एक झड़प के कारण सुभाष, जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता तथा उनके साथी बंदियों को इस कदर लाठियों से पीटा गया कि कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए और बहुत से अचेत हो गए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई। यह इतनी असंतोषजनक थी कि इसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने ठुकरा दिया। कुछ मध्यस्थ आगामी कई महीनों तक कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच समझौता कराने में लगे रहे, पर वार्ता भी टूट गई। कारावास के दौरान ही सुभाष को कलकत्ता का महापौर चुना गया, लेकिन पद ग्रहण वे करीब वर्ष भर बाद रिहा होने पर ही कर सके। अपने पहले महापौरीय भाषण के समय नागरिक प्रगति के क्षेत्र में देशबंधु के नेतृत्व का स्मरण करके वे भावविहीन हो उठे।
1924 से 1930 के 6 वर्षों के दौरान जब कलकत्ता नगर निगम की सत्ता स्वराजवादी कांग्रेसियों के हाथ में थी, तो कलकत्ता का नागरिक जीवन बेहतर बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू और पूरे किए गए। सुभाष चंद्र ने इस दिशा में आगामी योजनाएं घोषित की। 26 जनवरी 1931 द्वितीय स्वाधीनता दिवस था। इस अवसर पर कलकत्ता के महापौर के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशाल जुलूस का अगुवाई करते और पुलिस की निषेधाज्ञा को चुनौती देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने निगम मुख्यालय के मैदान की ओर कूच किया। जैसे ही उन्होंने एस्प्लेनेड क्षेत्र पार किया, घुड़सवार पुलिस की एक शक्तिशाली टुकड़ी बर्बरतापूर्वक उन पर टूट पड़ी। सुभाष बुरी तरह घायल हुए और गिरफ्तार कर लिए गए। इस प्रकार उनकी 11 जेल यात्राओं में से एक और अधिक क्रूरता के इस आलम में शुरू हुई। खून से लिथड़े सुभाष के कपड़े अगले दिन एक जनसभा में प्रदर्शित किए गए। यह भाग यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।